फर्स्ट है प्रयागराज ब्लेंडिंग ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी मॉडर्निटी सॉरी मॉडर्निटी। तो अभी प्रयागराज क्यों न्यूज में, कुछ आइडिया? हाँ जी, बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हमें बताया कि महाकुंभ मेला जो है ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इस बार ऑर्गेनाइज होगा प्रयागराज में। प्रयागराज जो है थ्री रिवर्स का संगम पे है, गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती तो अभी मिथिकल रिवर है, अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो गंगा यमुना जहाँ पे मिलती है, संगम जो है उनका, उस घाट पे ये कुंभ मेला होता है, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पीपल। ठीक है, तो इसके लिए मतलब इसके क्या क्या हाइलाइट्स हैं, इस सिटी में क्या क्या ऐसे मॉडर्न ब्लेंड्स हैं जो भी रिसेंटली हुए हैं ये कुंभ मेला जो इंटरनेशनल लेवल का फेयर है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। So Mahakumbh Mela all set to take place from 13 January to 26 February. Location conference of Ganga Yamuna Saraswati. It is largest peaceful spiritual gathering. और यूनेस्को का इसको टैग मिला था 2017 में, इंटेंजिबल कल्चरल टैग। ये इंटेंजिबल कल्चरल टैग यूनेस्को उस एक रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिस को देती है जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चलता हुआ आ रहा है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस। जैसे इस साल जो है जापान में एक अल्कोहलिक बेवरेज बनता है जापानीज सेक, उसको मिला ये टैग। ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर ये दुर्गा पूजा को मिला था इंडिया में, 2017 में ये इंडिया के कुंभ मेला को मिला था। थीम स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, हिस्ट्री एंड इनोवेशन। सो इसके हाइलाइट्स क्या है ये कुंभ मेला के, इसमें क्या क्या नया होने जा रहा है? सो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सैनिटेशन सिस्टम, सिक्योरिटी, एक्सपैंडिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। अभी हमने सैटरडे को न्यूज पढ़ी थी कि 66 प्रयागराज के आसपास जो विलेजेस हैं उसको मिला के एक नई टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है इसके लिए। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम ही यही है, महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट। जो सिर्फ जहां पे कुछ नए डीसीज, कुछ एडीसीज, कुछ तहसीलदार, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उस टाइम के लिए इजी एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके उसके लिए। बाकी कल्चरल इंटीग्रेशन में वाइब्रेंट स्ट्रीट्स, लोकल कुजीन, अखाड़ा कैंप्स, इवनिंग गंगा आरती एट रामघाट। इनोवेशन में ग्लोबल स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस्ड फॉर होस्टिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स, historical and cultural relevance rooted in Vath's kingdom and Maurya era Akbarian at Ilhabad, making it pilgrimage hub। ये प्रयागराज की बात हो रही है। ठीक है, इलाहाबाद की बाद में इसका नाम जो है वो इलाहाबाद रखा गया, ये इलाहाबाद वर्ड से अकबर ने इसको रखा। तो ये बहुत पुराना वत्सा जो है यहाँ पे महाजनपदास कह रहा है, जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम पे एक मत्सा एक महाजनपदा था, वन ऑफ द 16 महाजनपदास। उसके बाद मॉडर्न एम्पायर बना, तो इस जगह की सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। बाकी यहाँ पे कुछ की लैंडमार्क्स हैं, त्रिवेणी संगम जहाँ पे तीन ये रिवर्स आके मिलती हैं, टेम्पल्स हैं, ली हुए हनुमान जी, अलोप शंकर, नाग वासुकी, शंकर विमान मंडप, अक्षयवत ट्री, एजुकेशन हेरिटेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब उसके सिग्निफिकेंस के बारे में इसमें, बाकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कुंभ मेला का, कि कुंभ मेला की क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। कुंभ मेला जो है ये ओवर द ईयर ऑफ 12 ईयर्स इसको 4 जगह पे मनाया जाता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। ठीक है, सबके साथ रिलेटेड कोई रिलीजियस कल्चरल रिवर्स हैं, जैसे कि हरिद्वार में गंगा है, यहाँ पे ये संगम है, त्रिवेणी है, थ्री रिवर्स है। उज्जैन में हमारे पास शिप्रा है, नासिक में गोदावरी है। तो वो रिवर्स वगैरह भी हमें पता होनी चाहिए। तो उसकी सारी कल्चरल सिग्निफिकेंस, अभी क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस है, सैनिटेशन हेल्थ को लेके है, एआई सर्वेलेंस, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, ड्रोन्स, डेडिकेटेड ट्रेन, बसेस, पार्किंग, शटल सर्विसेज, डिजिटल इंटीग्रेशन में ऑफिशियल एप्स, वर्चुअल रियलिटी टूर्स, इको फ्रेंडली कैंप्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्लास्टिक बैन्स। ये सारी चीजें जो जो अभी नई चीजें यहाँ पे हैं बस। बाकी सोशो इकोनॉमिक बूस्ट में हमें पता है टूरिज्म बूस्ट होगा, तो उसके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी, जो लोकल वहाँ के नेटिव लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जैसे कि लॉजिस्टिक्स में, हॉस्पिटैलिटी में, इवेंट मैनेजमेंट में। लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, होटल्स में, इन सारी चीजों में। प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है? क्राउड मैनेजमेंट को लेके प्रॉब्लम है, इसलिए एआई बेस्ड मॉनिटरिंग है, डेजिग्नेटेड जोन्स है उसके लिए। और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जब भी ऐसे कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं, स्पेशली जहां पे रिवर्स इन्वॉल्व है, और गंगा रिवर वैसे भी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, तो एक चैलेंज है, कंसर्न है, कैसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल करें, लोगों को अवेयरनेस दें। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अखाड़ाज, फिलोसफिकल स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म, ये प्रोमिनेंट अखाड़ाज हैं और रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस इनकी सिग्निफिकेंस है। और बाकी ये सारी चीजें हमने पढ़ ही ली। आगे चलते हैं, इंडियाज एफडीआई जर्नी हिट्स $1 ट्रिलियन। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो।
ठीक ठीक है। और अगर स्टॉक मार्केट के थ्रू करें फिर वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, एफपीआई। तो हमारा जो अभी एफबीआई है ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक का 1 ट्रिलियन डॉलर तक का हिट कर गया। इतनी ज्यादा मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट है ये फॉरेन से। So India's gross FDI inflows reached $1 trillion since April 2000, with 26% rise in the first half of 24-25 to 42.1 billion डॉलर्स। ठीक है, यहां तक डिकेडल ग्रोथ है हमारी, इतनी इतनी एक हर साल में ग्रोथ होती रही है। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जो हमें ये इंडिसेस वगैरह पता होने चाहिए। सो इंडिया रैंक्ड 40th इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021, रैंक्ड 40th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 23, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम 81st, थर्ड लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स इन 2023। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब जो बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक ब्राउनफील्ड होते हैं जहां पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट हो, उसी को हम मतलब एनहांस करें या बढ़ाएं। जैसे कि अगर कोई पुराना एयरपोर्ट बना हुआ है जो कि फंक्शनल नहीं है, वहां पे हमने उसी जगह पे नया एयरपोर्ट बनाया तो वो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जहां पे कुछ भी नहीं था वहीं से हमने डेडिकेटेडली एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं, एक नई जगह पे नई लोकेशन पे। India is second largest international project finance deals with 64% increase in such deals, foreign countries के साथ जो हमारी deals हो रही हैं। बाकी improved business environment 79th from 142 in World Bank doing business report 100% FDI allowed under automatic route for most sectors, जैसे कि डिफेंस 100% FDI है, मतलब सारा का सारा पैसा आप बाहर से लगा सकते हो। जैसे पहले क्या था, डिफेंस में 49% FDI होती थी, उसका मतलब क्या था कि 51% जो है वो लोकल को इंडिया की कंपनी उसमें इन्वेस्ट करेगी। उसमें ये है कि हाँ इंडिया की कंपनी को भी काम मिलेगा, जैसे कि हीरो, होंडा, मारुति सुजुकी, ये सारी क्या है जॉइंट वेंचर कंपनीज थी। फिर उसके बाद हमने 100% कर दिया कि कंप्लीटली एक फॉरेन की कंपनी आके यहाँ पे पैसा लगा सकती है, उसको लोकल किसी के साथ कोई कोलैबोरेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनीज ये चीज कोशिश करते हैं कि हम किसी लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करें जिससे हमारा मार्केट थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, हमें लोकल मार्केट के बारे में पता लगे, हम हर एक सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च कर सके। एंड टैक्स रिफॉर्म्स में एबॉलिश्ड एंजल टैक्स एंड रिड्यूस्ड फॉरेन कंपनी इनकम टैक्स रेट्स। एंजल टैक्स क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो किसी भी कंपनी के लिए फंड रेज करते हैं, ठीक है, जो थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंपनी में, उनके ऊपर जो टैक्स दिया जाता है उसको एंजल इन्वेस्टमेंट एंजल टैक्स बोलते हैं। पहले इंडियन गवर्नमेंट ये टैक्स लेती थी, तो बहुत सारी ऐसी फॉरेन की कंपनीज हैं जो कि थोड़ी रिलक्टेंट थी कि इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन इस टैक्स को अभी रिड्यूस करने के बाद ये चीज भी हमारी सॉर्ट आउट हो गई है। लेकिन अभी कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, उसकी जगह नया कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूटिंग इनिशिएटिव्स, क्या क्या चल रहे हैं? मेक इन इंडिया, लिबरलाइज्ड सेक्टोरल पॉलिसीज एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो ये सारी चीजों की वजह से ये हमारा जो एफडीआई है ये इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इज वेस्ट नॉट सेलिब्रेट मोर, द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल पेव्स द वे फॉर सस्टेनेबिलिटी। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी स्टेट में? हाँ जी अवनी बताओ, हॉर्नबिल फेस्टिवल हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? सिमरनजीत आप भी बता सकते हो। सही, नागालैंड में। ये नागालैंड का एक कल्चरल नेशनल फेस्टिवल है। सो इस बार 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल नोन एज फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स हैज अडॉप्टेड सस्टेनेबिलिटी बाय डूइंग जीरो वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री। तो इस फेस्टिवल में, और देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वैसे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। सिक्किम जो है ये वैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं है, लेकिन पहली स्टेट बनी है विच इज 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसमें हम फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं कर रहे, ज्यादा जो है बायोमेन्योर्स को यूज किया जा रहा है, और यहाँ पे वही चीजें ग्रो की जाती है जिसके लिए फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। यहाँ पे एग्रीकल्चर से ज्यादा जो है वो हॉर्टिकल्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दैट इज जीरो वेस्ट एंड सिंगल यूज प्लास्टिक। ये सारी चीजों को हम फ्री कर दे, वेस्ट जनरेशन कम कर दे, और जो प्लास्टिक है प्लास्टिक जनरेशन भी बंद कर दे उसके लिए। So all single-use plastics, including straws, disposable plates, cups, plastic bags, were banned. Vendors were required to use sustainable alternatives like bamboo straws, biodegradable cutlery, leaf-based plates, and paper bags. ये चंडीगढ़ में भी banned है. Enforcement teams and volunteers ensured compliance, monitoring usage, and educated attendees about eco-friendly choices. Waste management में comprehensive waste management system was established with waste segregation at source. डेडिकेटेड बिन्स फॉर वेट, ड्राई, रिसाइक्लेबल वेस्ट। ये भी है चंडीगढ़ में, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक और ब्लू, ये 3 कलर्स हैं उसके लिए। बाकी ऑन साइट कंपोजिंग यूनिट्स हैंडल्ड वेट वेस्ट।
प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट फॉर लोकल एग्रीकल्चर, जैसे कि जो वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं हम, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोड़ते हैं प्लास्टिक के ऊपर, उससे बायोमेन्योर बनता है, कंपोस्ट बनता है, उसको हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें ऑन सेट है। बाकी सर्कुलर इकोनॉमी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, फूड स्टॉल्स वर रीयूजेबल और कंपोजेबल यूटेंसिल्स, water refilling stations encourage visitors to bring their own reusable waters, 42 toilets were installed, और ये सारी चीजें हैं, ये इको फ्रेंडली इवेंट्स जो हैं वही, मतलब ये पूरा जो फेस्टिवल के दौरान हमने सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया। ये एक कल्चरल फेस्टिवल है, जैसे कि एक कल्चरल प्रैक्टिस है वहां के नागाज की, नागा ट्राइब जो है, जो नागालैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उनका एक ये हम कहें कि जैसे साल का एक कॉन्ग्रीगेशन होता है ना, साल में एक बार सारे इकट्ठे होंगे, ठीक है, वैसे जैसे कि बैसाखी होता है या दिवाली होता है, ठीक है, एक बार इकट्ठे होंगे। ये नागा कल्चर में बहुत टाइम से फेस्टिवल चलता हुआ आ रहा है, तो उसको अभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल का टैग मिल चुका है इस फेस्टिवल को। हर बार जो है कोई ना कोई फॉरेन कंट्री यहाँ पे आती है एज ऑब्जर्वर, उसको बुलाया जाता है, इस बार शायद स्वीडन है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, गेस लास्ट न्यूज है ये। So it is celebrated yearly on 14th December to promote energy conservation and efficiency. This symbolizes India's commitment to sustainable development under BE, Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power. ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है, इसका मेन पर्पस ये है कि कैसे हम एनर्जी के यूज को रिड्यूस करें, जो फॉसिल एनर्जी है उसको कैसे रिड्यूस करें। जैसे ये आपने देखा होगा, जो घर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, फ्रिज है, एसी है, जो भी चीजें, उसके ऊपर स्टार रेटिंग दी होती है, जितने ज्यादा स्टार है मतलब उतना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, उतना ज्यादा एनर्जी कम कंज्यूम करता है। तो ये स्टार रेटिंग्स जो है यही ब्यूरो देता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। हाँ, कंपलसरी होता है, ठीक है, इसकी सर्टिफिकेशन जरूरी होती है हर एक कंपनीज को, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कि वो एक एफिशिएंटली एनर्जी को यूज कर रहे हैं। अगर वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमारा भी नुकसान है। ज्यादा एनर्जी बन रही है, जब बन रही है तो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो एनवायरमेंट का भी नुकसान है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कम एनर्जी को प्रोड्यूस करें, कंज्यूम करें, ठीक है। Highlights the importance of energy conservation, introduced in 91 to encourage the sustainable energy practices. National Energy Conservation Awards instituted in 91 to honor industries and institutions excelling in energy efficiency, recognizes innovative measures, sets benchmark to energy conservation. बाकी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है हमारी बहुत सारी। Perform, achieve and trade targets energy reduction in energy intensive industries, saves 55,000 crore annually, avoid 10 million tons of CO2 emissions. जैसे कि इनको हम बोलते हैं ग्रीन क्रेडिट्स। अगर कोई भी कंपनी, इसको हम ग्लोबल लेवल पे समझे, ये एक पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग भी बोलते हैं इसको। जैसे कंट्रीज का क्या है, जो कंट्री सबसे कम कार्बन एमिट करेगी उसको कुछ क्रेडिट्स दिए जाएंगे, उस क्रेडिट को वो सेल भी कर सकती है, ठीक है, और उस क्रेडिट को रिडीम करा सकते हो आप इंटरनेशनल टैक्स बेनिफिट के लिए, जो इंटरनेशनल टैरिफ्स लग रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। सपोज मेरे पास अब ग्रीन क्रेडिट्स मिल गए, मेरे को UNFCCC देता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मुझे ग्रीन क्रेडिट्स दे दिए, इंडिया को दे दिए। अब इंडिया उसको अगर रिडीम कर रहा है अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर कम टैक्स बैरियर्स लग रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। दूसरा, वो उस क्रेडिट को सेल कर सकता, मान लो चाइना को सेल कर दिया, ठीक है, चाइना ने हमें पैसे दे दिए, हमने अर्न कर लिया, अब चाइना उसको कैसे यूज करेगा, वो उसको रिडीम कर लेगा। तो इससे हर एक कंट्री के बीच में एक मोटिवेशन आएगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रीन क्रेडिट्स चाहिए। वो कैसे मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स लगा के, ठीक है। तो ये ऐसे ग्लोबल लेवल पे हम समझे तो ये दिस इज परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। नॉर्मली हर कंट्री को मिले, सारी जितने भी UNFCCC या पेरिस एग्रीमेंट की सिग्नेटरीज हैं, 197 कंट्रीज, हर कंट्री ट्राई कर रही है, सबको मिल भी रहे हैं। और को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कंट्रीज को, सेम, डेवलप्ड, डेवलपिंग, लीस्ट डेवलप्ड। और जो डेवलपिंग है उनके क्रेडिट की वैल्यू उतनी ज्यादा है, जो लीस्ट है उनकी क्रेडिट की वैल्यू उतनी कम है, ठीक है। और टॉप 3 कंट्रीज ही यूएस, चाइना, इंडिया, ठीक। कार्बन एमिटर हम सबसे ज्यादा है, इसलिए हम सबसे ज्यादा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, इन्फॉर्म कंज्यूमर्स अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी एप्लीकेशंस, अप्लायंसेस,
कवर्स 38 अप्लायंसेस इंक्लूडिंग 600 मैंडेटरी लेबलिंग, ये जो भी आपको बताया लेबलिंग का, स्टार लेबलिंग होनी चाहिए तो वो मैंडेटरी है इसके लिए। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन प्रमोट्स अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ईवी यात्रा पोर्टल लॉन्च 22 प्रोवाइड ईवी चार्जिंग स्टेशन डाटा एंड प्रमोट ई मोबिलिटी। उजाला स्कीम अफोर्डेबल एलईडी बल्ब्स। स्ट्रीट लाइटनिंग lighting national program replaces conventional street lights with LED lights, and road ahead emphasizes collective effort in energy conservation, aligns individual actions with national goals for sustainable and greener future। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पीएबी के न्यूज जो पिछले दिनों जितने भी हमारे मिस हुए।